जय हिंद जवानों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अग्निवीर एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, अग्निवीर की एग्जाम डेट आ चुकी है। 1 जून से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई, जो भी बच्चे अग्निवीर एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो जो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं, उन सारे क्वेश्चनों को मेरे भाई रट लो। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। सवाल तुम्हारे सामने है। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग वर्ष पहले हुई थी। तो बताओ मेरे भाई, अब ये तो आपको पता है कि सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है? सर, ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद की जो रचना है वो कितने वर्ष पहले हुई थी? 2500 वर्ष पहले, 3500, 2000 या फिर मेरे भाई 5000? तो ऋग्वेद की जो रचना है वो 3500 वर्ष पहले आपकी हुई थी। मैं अगर बात करता हूं किसके बारे में? ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद मेरे भाई सबसे पुराना वेद है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां पर मिलता है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलेगा। मैं बात करूंगा ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे ऋग्वेद में आपके 10 मंडल हैं। मैं बात करूंगा कि ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं, तो आप बताएंगे ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। मैं बात करूं कि मुझे ये बताओ संगीत का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो मेरे भाई संगीत का जो उल्लेख है वो आपके सामवेद में मिलता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा मेरे भाई? 3500 होगा। सारे के सारे स्टूडेंट बताओ मेरे को कि सत्यमेव जयते हमने कहां से लिया है? आपने खूब नाम पढ़ा होगा सत्यमेव जयते। तो कोई बता सकता है कि सत्यमेव जयते को कहां से लिया? तो आप बताएंगे मुंडकोपनिषद से। कहां से मेरे भाई? मुंडकोपनिषद से हमने सत्यमेव जयते को लिया गया है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष में आया था? सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे कि जो क्रिप्स मिशन है वो भारत में कब आया। 1952 में आया, 1932 में आया, 1922 में आया या 1942 में आया है? तो भाई क्रिप्स मिशन का नाम आपने आज से पहले भी पढ़ा होगा। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, 1942। देखो मेरे भाई, मैं बात करता हूं यहां पर एक सन है 1952। 1952 में क्या हुआ था? तो आप बताएंगे प्रथम लोकसभा का गठन हुआ। किसका मेरे भाई? प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ? तो प्रथम लोकसभा का गठन मेरे भाई 1952 में हुआ था। अगर मैं आपसे बात करूं कि 1932 में क्या हुआ था, तो आप बताएंगे पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में। किस किस के बीच में हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर के बीच में और मेरे भाई महात्मा गांधी के बीच में। ठीक है भाई, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में आपका पूना पैक्ट हुआ था। यह बात भी आपको याद होनी चाहिए। उसी तरीके से मेरे भाई एक आपसे 1931 का पूछा जा सकता है। इसको मेरे भाई बोलते हैं हमारा गांधी इरविन समझौता। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? गांधी इरविन समझौता इसको बोला जाता है। तो राइट आंसर आपका 1942 हो जाएगा। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, काफी सारे बेहतरीन सवाल आपको करवाने वाला हूं। अगला सवाल आपके सामने है। भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? क्या वो देवभूति थे, कण्वा थे, पुष्यमित्र थे या फिर मेरे भाई आपके वसुमित्र थे? तो भारत में शुंग वंश के संस्थापक की बात हुई है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र। अब देखो मेरे भाई, बहुत सारे तो वंश हैं और बहुत सारे वंशों के मेरे भाई आपसे संस्थापक पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई मैं जो जो वंश आपको लिखवाऊंगा उनके संस्थापक आपके याद होने चाहिए। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुगल वंश का संस्थापक कौन है, तो आप बताएंगे कि सर वो तो बाबर है। मैं बात करूंगा मेरे भाई कि बताओ गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो आप बताएंगे गुप्त वंश का तो श्रीगुप्त है। मैं बात करूंगा मेरे भाई किसके बारे में? एक आपका ये शुंग वंश आपका हो ही गया। शुंग वंश का कौन है? आप बताएंगे पुष्यमित्र है। मैं बात करूंगा मेरे भाई किसके बारे में?
ठीक है, चोल वंश के बारे में। तो चोल वंश का संस्थापक कौन है? आप बताएंगे कि सर वो तो विजयालय है। मैं बात करूंगा मेरे भाई लोदी वंश के बारे में। तो लोदी वंश का संस्थापक कौन है? तो सर वो तो बहलोल लोदी है। मैं बात करूंगा मेरे भाई कि पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो सर वो गोपाल है। मैं बात करूंगा कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? आप बताएंगे कि वो तो नन्नुक है मेरे भाई। कौन है? नन्नुक। मैं बात करूंगा कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो आप बताएंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक है। तो मेरे भाई भारत में शुंग वंश का संस्थापक कौन था? आप बताएंगे पुष्यमित्र शुंग था। मैं बात करूं मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का बाबर था। गुप्त वंश का श्रीगुप्त था। शुंग का पुष्यमित्र शुंग। चोल वंश का विजयालय था। लोदी वंश का बहलोल लोदी था। पाल वंश का गोपाल है। चंदेल वंश का नन्नुक है। और गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक है। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। बारदौली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? कितने बच्चे हैं मेरे भाई जो बताएंगे मुझे कि बारदौली सत्याग्रह आपका कब हुआ? तो मेरे भाई ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने हैं 1928, 1926, 1924, 1922। तो आप बताएंगे कि सर ये जो बारदौली सत्याग्रह है ये कब हुआ था? 1928 में। अगर मैं आपसे बात करूं कि बारदौली नाम की जो जगह है ये कहां पर है? तो आप बताएंगे बारदौली नाम की जो जगह है ये तो गुजरात में है सर। मैं बात करूं कि जो हमारे वल्लभ भाई पटेल है, आपने पढ़ा होगा मेरे भाई वल्लभ भाई पटेल, तो इनको मेरे भाई अब हम क्या बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनको ये जो सरदार की उपाधि है ना, सरदार की जो उपाधि है ये कहां पर मिली थी? इसी बारदौली सत्याग्रह में। ठीक है, बारदौली की महिलाओं ने इनको किसकी उपाधि दी थी मेरे भाई? सरदार की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 1922 में क्या हुआ था? 1922 में आपका चोरा चोरी कांड हुआ था। कौन सा मेरे भाई? चोरा चोरी कांड कब हुआ? 1922 में। अगर मैं आपसे बात करूं मेरे भाई कि 1925 में क्या हुआ था मेरे भाई? तो 1925 में आपका हुआ था काकोरी कांड हुआ था। कौन सा मेरे भाई? काकोरी कांड कब हुआ? 1925 में। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है। ठीक है मेरे भाई, आप मेरे भाई वीडियो को अगर लास्ट तक देख लोगे ना मेरे भाई, तो मैं यकीन दिलाता हूं इतने सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, आपने आज से पहले किसी भी चैनल पे इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा। बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, लाइक सब्सक्राइब कर देना बस। ठीक है, आइए निम्नलिखित में से वह समाज सुधारक और राजनीति नेता कौन थे जिन्होंने महिलाओं के लिए अधिकारों की वकालत की और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो बताओ मेरे भाई 1856 का जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? क्या वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, दयानंद सरस्वती है, भगत सिंह जी हैं, या फिर मेरे भाई आपके स्वामी विवेकानंद है? तो देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट आंसर करेंगे। तो भाई विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके टाइम का है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के टाइम का 1856 में आया था। मैं अगर आपसे बात करूं कि 1856 में हमारे गवर्नर कौन थे, तो मेरे भाई डलहौजी थे। ठीक है मेरे भाई, कौन थे मेरे भाई आपके? डलहौजी। तो ये जो डलहौजी है ना, इसके टाइम पर देखो क्या क्या हुआ था। इसके टाइम पर भारत में 1853 में प्रथम रेलगाड़ी चली। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ प्रथम रेलगाड़ी किसके टाइम पर चली थी, तो सर वो डलहौजी के टाइम पर चली थी। इसी डलहौजी के टाइम पर मेरे भाई 1853 में प्रथम तार लाइन बिछी। क्या बिछी मेरे भाई आपके? प्रथम तार लाइन आपके बिछी थी। ये भी आपके किसके टाइम पर हुआ था? डलहौजी के टाइम पर हुआ था। अगर मैं आपसे बात करूं इस ही डलहौजी के टाइम पर आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। क्या आया मेरे भाई? विधवा
पुनर्विवाह अधिनियम किसके टाइम पर आया था? तो सर ये भी डलहौजी के टाइम पर आपका आया था। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं आपसे बात करूं कि वुड्स डिस्पैच एक्ट, ठीक है मेरे भाई, आपने पढ़ा होगा किसके बारे में? वुड्स डिस्पैच एक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये जो एक्ट है ये भी डलहौजी के टाइम पर आपका आया था। ठीक है, तो मेरे भाई 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के समय पर महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अब ये जो अधिनियम था वो लाया कौन था? डलहौजी था। इसके टाइम पर 1853 में प्रथम रेलगाड़ी चली, प्रथम तार लाइन भी इसी के टाइम पर बिछी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी डलहौजी के टाइम का है 1856 का, और वुड्स डिस्पैच एक्ट भी इसी के टाइम का है 1854 का। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। खालिस्तान साम्राज्य की स्थापना 322 या 321 ईसा पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त के द्वारा की गई थी। तो मेरे भाई ये तो आप सभी को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी। मेरे भाई देखो, स्टोरी शुरू होती है नंद वंश से। ठीक है मेरे भाई, स्टोरी शुरू होती है नंद वंश से। अगर मैं पूछूं कि नंद वंश की जो स्थापना है, नंद वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी? आप बताएंगे महापद्म नंद ने इसकी स्थापना की थी। फिर मैं बात करूं कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? आप बताएंगे कि सर वो तो घनानंद इसका अंतिम शासक था। सर घनानंद को हराया किसने था? घनानंद को हराया था हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने मेरे भाई? आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ? नंद वंश अब खत्म हो गया। तो नंद वंश के बाद में कौन सा वंश आया था? मौर्य वंश आया था। ठीक है, नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की। इसका अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद को फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, और पाल वंश के बारे में थोड़ी देर पहले बता दिया कि गोपाल इसका संस्थापक था, और मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान वर्ष खालिस्तान में मैसूर का शासक बना था। 1786 में वो मैसूर का शासक बना, 1798 में मैसूर का शासक बना, 1792 में मैसूर का शासक बना, या फिर मेरे भाई आपके 1782 में मैसूर का शासक बना। तो मेरे भाई सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे कि टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक कब बना? तो आप बताएंगे मैसूर का शासक बना था 1782 में। ठीक है, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं मेरे भाई कि टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है वो कब हुई थी? सर टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हो गई थी। ठीक है, 1799 में। आपने पढ़ा होगा श्रीरंगपट्टनम के बारे में। ठीक है भाई, श्रीरंगपट्टनम के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है वो भी कब हुई थी? सॉरी संधि नहीं, श्रीरंगपट्टनम का जो युद्ध है वो मेरे भाई कब हुआ था? 1799 में आपका हुआ था। क्लियर मेरे भाई? तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो मेरे भाई 1782 में ये क्या हुआ? मेरे भाई शासक बना। 1799 में श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी, और श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है ना ये 1792 में हुई थी। ठीक है मेरे भाई, 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि आपकी हुई थी। ये बात आपको याद होना चाहिए। क्लियर मेरे भाई? आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बताने की जरूरत ही नहीं है, अभी बता दिया, चंद्रगुप्त मौर्य था। महापद्म नंद मैंने बताया था नंद वंश का था। बिंदुसार के बारे में लिख लो, ये आपके हर्यक वंश का संस्थापक था। किसका मेरे भाई? हर्यक वंश का। अगला सवाल आपके सामने है, भारत में लौह युग खालिस्तान काल से जुड़ा है जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला था। तो सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा। भारत में जो लौह युग है खालिस्तान काल से जुड़ा है जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक आपका चला था। तो क्या वो मौर्य युग से संबंधित है, मुगल वंश से है, ब्रिटिश से है, या फिर मेरे भाई आपका वैदिक काल से है? तो मेरे भाई जो लौह युग है उसको हम वैदिक काल के अंतर्गत मेरे भाई क्या करते हैं मेरे भाई, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा? वैदिक काल होगा।
जिन बच्चों के मोबाइल में कमेंट करने का ऑप्शन नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तुमसे बोला कि जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में अमृतसर में किस नीति या अधिनियम के दौरान हुआ था, जिसमें अंग्रेजों को मुकदमा चलाए बिना भारतीयों को गिरफ्तार करने और जेल में डालने की अनुमति दी गई थी। तो सर 1919 का मेरे भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको याद होना चाहिए। तो मेरे भाई अगर मैं बात करता हूं 1919 के बारे में, ठीक है, तो आपसे बोला था कि जलियांवाला बाग नरसंहार में किस नीति या अधिनियम के दौरान जिसे अंग्रेजों को मुकदमा चलाए बिना, ठीक है, गिरफ्तार करने और जेल में डालने की अनुमति दी गई थी। तो इसको मेरे भाई हम काला कानून भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? काला कानून भी बोलते हैं, जिसको हम रोलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। मैं बात करूं मेरे भाई मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ये भी आपका 1919 में ही आया था। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। क्लियर मेरे भाई? सर 1919 का जो अधिनियम था, इसके द्वारा मेरे भाई आपके प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। कोई आपसे पूछे कि बताओ प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? 1919 में। और अगर कोई पूछ ले कि बताओ केंद्र में द्वैध शासन कब शुरू हुआ? 1935 में। ठीक है, तो देखो भाई रोलेट एक्ट को काला कानून भी बोलते हैं, 1919 में आया था। इसके द्वारा मेरे भाई जो अंग्रेज लोग हैं वो भारतीयों को गिरफ्तार करने और जेल में डालने की अनुमति इनको दे दी गई थी मेरे भाई। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में आया। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। अगर सर प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में हुआ था, तो फिर केंद्र में द्वैध शासन कब हुआ? तो केंद्र में द्वैध शासन 1935 में हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1935। सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। सिकंदर ने किस वर्ष में भारत पे आक्रमण किया था? 400 ईसा पूर्व में, 126 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, या फिर मेरे भाई आपका 550 ईसा पूर्व। तो सिकंदर महान ने जो भारत पे आक्रमण किया था वो 326 ईसा पूर्व में आपका किया था, जिसको हम मेरे भाई क्या बोलते हैं? हाइडे स्पीज का युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, जिसको हम हाइडे स्पीज का युद्ध भी मेरे भाई आपके बोलते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ झेलम का युद्ध कब हुआ? झेलम का युद्ध, झेलम के युद्ध का दूसरा क्या नाम है? इसका दूसरा नाम है वितस्ता का युद्ध। ठीक है मेरे भाई, किसका? वितस्ता का युद्ध। और इसका तीसरा नाम है मेरे भाई आपका हाइडे स्पीज का युद्ध। ठीक है मेरे भाई, किसका? हाइडे स्पीज का युद्ध। और ये युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में। ठीक है भाई, तो सिकंदर ने आक्रमण किया था 326 में। इसको झेलम का युद्ध भी बोलते हैं, इसको वितस्ता का युद्ध भी बोलते हैं, इसको हाइडे स्पीज का युद्ध भी बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ जो हमारा कलिंग का युद्ध है वो कब हुआ था? कोई बता सकता है मेरे भाई कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ठीक है भाई, 261 ईसा पूर्व में। अगला सवाल मेरे भाई आपके सामने है, खालिस्तान विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक थे। ठीक है मेरे भाई, देखो दो चीजें हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था मेरे भाई, इसको ध्यान से देखो। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह 1856 हमने अभी पढ़ा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, याद रखना, विधवा पुनर्विवाह 1856। तो 56 में किसका नाम आएगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। जबकि यहां पर मेरे भाई क्या हुआ है? विधवा पुनर्विवाह संघ 1861। तो मेरे भाई इस 1861 वाले का आंसर बताओ मेरे भाई क्या होगा? क्या देवेंद्र नाथ टैगोर होगा, आत्माराम पांडुरंगा होगा, केशव चंद्र सेन होगा, या फिर मेरे भाई आपका महादेव गोविंद रानाडे, यानी जिसको MG रानाडे के नाम से भी जाना जाता है? तो आप बताएंगे सर 1861 वाले का आंसर होगा महादेव गोविंद रानाडे। क्लियर मेरे भाई? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, तो उसमें तो किसका नाम आएगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आएगा। और 1861 में किसका नाम आएगा? महादेव गोविंद रानाडे का नाम आएगा। क्लियर मेरे भाई? तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। अगला सवाल है,
कि शुंग द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि ब्राह्मी का एक प्रकार थी और इसका उपयोग खालिस्तान भाषा को लिखने के लिए किया जाता था। तो मेरे भाई शुंग द्वारा उपयोग की जाने वाली यानी शुंगों के द्वारा जो लिपि उपयोग की जाती थी वो ब्राह्मी का ही एक प्रकार थी और इसका उपयोग खालिस्तान भाषा को लिखने के लिए किया जाता था। क्या वो संस्कृत भाषा को लिखने के लिए होता था, अंग्रेजी भाषा को, हिंदी भाषा को, या फिर मेरे भाई आपके उर्दू भाषा को? तो मेरे भाई शुंग जिस टाइम पर थे उस टाइम पर उर्दू भाषा का तो कुछ मतलब ही नहीं था हमारे भारत में, ठीक है मेरे भाई। उस टाइम पर उर्दू भाषा का तो हमारे भारत में कोई मतलब ही नहीं था, ना उस टाइम पर अंग्रेजी भाषा का कोई मतलब था। तो राइट आंसर आपका होगा संस्कृत, ठीक है मेरे भाई, राइट आंसर संस्कृत होगा। 1919 के रोलेट एक्ट ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान की। उस समय भारत का वायसराय मेरे भाई कौन था? क्या इरविन था, डलहौजी था, लॉर्ड कर्जन था, या फिर मेरे भाई आपका चेम्सफोर्ड था? तो मेरे भाई सीधी सी बात है, अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले बता के आया हूं 1919 में कौन सा अधिनियम आया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था। कौन सा मेरे भाई? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था। तो मेरे भाई चेम्सफोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई? डलहौजी के बारे में तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मेरे भाई ये जो डलहौजी है ना, इसके टाइम पर तो रेलगाड़ी चली थी, इसके टाइम पर तो तार लाइन बिछी थी, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसके टाइम पर आया था, वुड्स डिस्पैच इसके टाइम पर आया था। तो ये सारी चीज़ें तो मैं आपको थोड़ी देर पहले ही जो है बता चुका हूँ। किसको लेकर? डलहौजी को लेकर। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, इसका कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हमसे तो मेरे भाई किसके बारे में पूछा? 1919 के बारे में। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड होगा। राइट आंसर आपका चेम्सफोर्ड हो जाएगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अशोक के दम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन खालिस्तान। देखो मेरे भाई, तो अशोक ने मेरे भाई दम्म की नीति अपनाई थी। कोई भी अगर आपसे पूछे ना कि दम्म की नीति किसने अपनाई थी, तो दम्म की नीति किसने अपनाई थी? सम्राट अशोक ने अपनाई थी। सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद में। तो आपसे पूछा कि सम्राट अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन शामिल था या नहीं था? मुख्य देखो शामिल नहीं था, मुख्य रूप से शामिल है। एक जैसे एक निश्चित रूप का समर्थन किया जाता है के एक भाग के रूप में शामिल है। तो मेरे भाई यहाँ बोलेंगे कि अशोक ने जो धम्म की नीति अपनाई थी उसमें भगवान की पूजा और बलिदान का प्रदर्शन शामिल नहीं था। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित समाज सुधारकों में किसने आत्म सम्मान आंदोलन को शुरू किया था? तो सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे कि ये जो आत्म सम्मान आंदोलन है वो किसने शुरू किया था? पेरियार ने शुरू किया, ज्योतिबा फूले ने शुरू किया, आपके जय नारायण गुरु ने शामिल किया, या फिर आपके घासीदास ने शुरू किया? तो मेरे भाई जो आत्म सम्मान आंदोलन है वो आपके किसने शुरू किया था? पेरियार ने शुरू किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई? तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। मैं बात करता हूं कि ज्योतिबा राव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। किसकी मेरे भाई? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। कब की थी? 1873 में की थी। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। मैं बात करता हूं घासीदास के बारे में, तो इन्होंने मेरे भाई आपका सतनामी आंदोलन चलाया था। कौन सा मेरे भाई? सतनामी आंदोलन। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहां पर है, तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क आपके छत्तीसगढ़ में है। क्लियर है? तो भाई आत्म सम्मान आंदोलन पेरियार ने शुरू किया, सत्यशोधक समाज 1873 की स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने की, गुरु घासीदास ने सतनामी आंदोलन चलाया। मैं आपसे पूछूं कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन नगर के भाग को नगर दुर्ग या गढ़ी के नाम से जाना जाता था? किस हड़प्पा कालीन नगर के भाग को नगर दुर्ग या गढ़ी के नाम से जाना जाता था? उत्तर, पश्चिम, पूर्व, या फिर मेरे भाई आपके दक्षिण? तो बताइए मेरे भाई फटाफट से इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि राइट आंसर आपका पश्चिम होगा। ठीक है भाई, पश्चिम हड़प्पा कालीन जो नगर है उसके भाग को नगर दुर्ग या गढ़ी के नाम से जाना जाता है।
निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे मेरे भाई। हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? क्या वो चांदी है, क्या वो सोना है, तांबा है, या फिर मेरे भाई आपका टिन है? तो देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट आंसर करेंगे। तो राइट आंसर होगा आपका तांबा। ठीक है मेरे भाई, राइट आंसर कौन सा होगा? तांबा। राजस्थान में एक तांबे की खान है मेरे भाई। ठीक है, राजस्थान में जो तांबा है वो कहाँ पर मिलता है? आप बोलेंगे खेतड़ी में मिलता है। ठीक है, राजस्थान में तांबा कहाँ पर मिलता है? सर खेतड़ी में मिलता है। ठीक है, मैं अगर बात करूँगी जो टिन है वो किसको मिलाकर बनाया जाता है? तो मेरे भाई टिन। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं टिन धातु है इसको किससे मिलाया जाता है मेरे भाई? तो आप बोलेंगे तांबा और किसको मिलाकर? कांसे को मिलाकर। ठीक है मेरे भाई, तांबा और कांसे को मिलाकर कौन सी धातु बनाई जाती है? टिन। मैं आपसे पूछूं कि बताओ कालीबंगा कहाँ पर है? तो आप बताएंगे कालीबंगा ये तो सर राजस्थान में है। ठीक है मेरे भाई, कहाँ पर? राजस्थान। मैं आपसे बात करूंगा कि बताओ राखीगढ़ कहाँ पर है? तो आप बताएंगे राखीगढ़ हरियाणा में है। मैं आपसे बात करूंगा कि लोथल कहाँ पर है? तो आप बताएंगे कि जो लोथल है वो मेरे भाई हमारे गुजरात में है। कहाँ पर मेरे भाई? गुजरात में। ठीक है, और मैं आपसे बात करूंगा कि रोपड़ कहाँ पर है? तो आप बताएंगे रोपड़ मेरे भाई आपके पंजाब में है। ठीक है, तो कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ हरियाणा में है, लोथल गुजरात में है और रोपड़ मेरे भाई कहाँ पर है? पंजाब में। अगला सवाल आपके सामने है। जमीन में खोदा गया गड्ढा जिसमें सीढ़ियों की ओर जाने वाली सीढ़ियाँ पुरातात्विक स्थल पर पाई गई हैं। उल्लूर में पाई गई मेरे भाई आपके, अल्लूर में पाई गई, बुर्ज होम में, या फिर मेरे भाई आपके पैयमपल्ली में। हो सकता है कि मेरे भाई ये क्वेश्चन आपने पहली बार पढ़ा हो। पहली बार पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, इसका आंसर भी आपको बताया जाएगा। तो जमीन में खोदा गया गड्ढा जिसमें सीढ़ियों की ओर जाने वाली सीढ़ियाँ पुरातात्विक स्थल पर पाई गई है। तो आप बताएंगे मेरे भाई राइट आंसर आपका बुर्ज होम होगा। क्या होगा मेरे भाई? बुर्ज होम। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार है। यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो कामगारों की कुल संख्या बताओ मेरे भाई क्या होगी? आपसे बोला गया है कि एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार है। यानी आपसे बोला कि मेरे भाई एक फैक्ट्री में अगर 9 लोग काम करते हैं ना मेरे भाई, अगर एक फैक्ट्री में 9 लोग काम करते हैं ना तो उनमें से एक महिला है, यानी एक तो महिला है और 8 पुरुष हैं। आप इसको इस तरीके से मान लो। ठीक है भाई, एक फैक्ट्री में अगर मेरे भाई 9 आदमी काम करते हैं ना तो 9 उन आदमियों में से एक तो महिला है और 8 पुरुष हैं। तो मेरे भाई आपसे पूछा यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो कामगारों की कुल संख्या बताओ कितनी है? अब सर महिलाओं की संख्या कितनी है? 125 है, तो महिलाओं की संख्या कितनी है? 125। और मेरे भाई 9 आदमियों में से एक महिला है तो इसको मेरे भाई 9 से गुणा करेंगे तो आप बोलेंगे 9 पंजो 45 का 4 8 और 4 22, 9 और 2 1125। यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने मेरे भाई आंसर दे दिया है बी उनके मजे हैं, बाकी सभी का गलत हो गया। यदि ए बराबर बी का 2/3, बी बराबर सी का 4/5 है तो मेरे भाई ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा? तो मेरे भाई ध्यान से देखो, यहाँ पर बोला है कि ए बराबर बी का 2/3। तो मैं क्या करता हूँ मेरे भाई, ए तो है ही, ये जो b है इसको इसके नीचे लेके आ जाता हूं तो ये हो जाएगा a/b। तो a/b हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, यहां से मैं b/c कर दूंगा तो यहां से अगर मैं करूंगा कि b/c तो ये कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 4/5 हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? हाँ सर क्लियर है। तो अब आप बोलेंगे कि सर a अनुपात b अनुपात c का मान आप बता दो मेरे भाई आपका क्या होगा? तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि सर यहाँ से तो b का मान 4 है और यहाँ पे b का मान 3 है। तो सर ये कैसे पॉसिबल है? भाई ये भी b है और ये भी b है, लेकिन सर ये तो उल्टा है, यहाँ तो b का मान 3 है और यहाँ b का मान 4 है। तो अलग अलग कैसे है? भाई है तो ये b,
फिर एक जगह पे 3 और एक जगह पे 4 क्यों है? तो मैं क्या करता हूँ मेरे भाई, नीचे वाले में 4 है तो इसको ऊपर नीचे किससे गुणा कर देता हूँ, इसको ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देता हूँ। और इस वाले में 3 था तो नीचे वाले को 3 से गुणा कर देता हूँ ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 तो 12 मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, और 5 तिया 15 हो जाएगा। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। 8, 12 और 15 यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।